नमस्कार दोस्तों। इतिहास ने हमें सिर्फ ये बताया कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है? क्या इतिहास वाकई इतना सरल होता है? क्या दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र को सिर्फ एक हमले से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? या फिर नालंदा का विनाश उस दिन नहीं हुआ बल्कि सदियों पहले शुरू हो चुका था? आज का यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी है ज्ञान के खिलाफ हुई सबसे बड़ी साजिश की। नालंदा को समझने के लिए हमें आज की दुनिया से बाहर निकलना होगा। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अज्ञान और युद्धों में डूबा था, तब भारत में एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान को सत्ता से ऊपर माना जाता था। नालंदा में 10,000 से ज़्यादा छात्र थे, 2,000 से अधिक आचार्य और सैकड़ों इमारतें, उद्यान, ध्यान कक्ष और शोध केंद्र थे। यह सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, यह सोचने की फैक्ट्री थी। यहाँ प्रवेश आसान नहीं था। पहले तर्क, फिर ज्ञान और सबसे अंत में अहंकार का त्याग करना पड़ता था। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी वैश्विक पहचान। और आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना भी जरूरी है, नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने की थी। यहाँ शिक्षा मुफ्त थी, रहना, खाना, पढ़ना सब राज्य की जिम्मेदारी होती थी। इसके आगे आज की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड सब नई संस्थाएं हैं। चीन से आए हुएनसांग लिखते हैं, नालंदा में प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना देवलोक में प्रवेश। नालंदा में बहस तार्किक विषयों पर होती थी। यहाँ विश्व के बहुत से देशों के छात्र पढ़ने आते थे, जैसे तिब्बत, कोरिया, जापान और फारस जैसे देशों से आते थे। यहाँ से लौटे विद्वानों ने अपने देशों में शिक्षा की नींव रखी। सीधे शब्दों में कहें तो नालंदा एशिया का बौद्धिक इंजन था। आसान शब्दों में नालंदा इज इक्वल टू इंटेलिजेंस पावर हाउस। अब बात करते हैं नालंदा की आत्मा की। एक विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। इसके 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। रत्नरंजक जो 9 मंजिला था। इतिहासकार मानते हैं इन पुस्तकालयों में 90 लाख से अधिक ग्रंथ उपलब्ध थे। इन किताबों में सिर्फ धर्म नहीं था, इनमें था चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और शासन की समझ। इन ग्रंथों को जलाना कागज जलाना नहीं था, यह मानव सभ्यता की स्मृति को जलाना था। इतिहास कहता है बख्तियार खिलजी ने हमला किया, लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि उस समय नालंदा अकेला पड़ चुका था। न सुरक्षा थी, न सेना, न राजकीय संरक्षण। यह हमला पहला नहीं था, यह आखिरी बार था। अब सबसे जरूरी सवाल, नालंदा से डर किसे था? नालंदा सवाल पूछता था, तर्क करता था और अंधविश्वास को चुनौती देता था। और याद रखिए, सत्ता को हमेशा सवालों से डर लगता है। कट्टर सत्ता को आस्था चाहिए, ज्ञान नहीं। नालंदा ज्ञान पैदा कर रहा था और ज्ञान हमेशा सत्ता से सवाल करता है। नालंदा एक दिन में नहीं मरा। पहले फंडिंग रोकी गई, फिर सुरक्षा हटाई गई, फिर उसे अनावश्यक कहा गया। और जब हमला हुआ, नालंदा अकेला था। नालंदा के साथ सिर्फ एक इमारत नहीं जली, जला मानव इतिहास का सबसे कीमती ज्ञान। यूरोप ने पुनर्जागरण देखा और भारत ने अपना उजाला खो बैठा। आज नालंदा खंडहर है, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। क्या आज ज्ञान सुरक्षित है? क्या आज भी सवाल पूछने वाले खतरा माने जाते हैं? नालंदा हमें चेतावनी देता है, अगर ज्ञान सत्ता पर निर्भर हुआ तो वह एक दिन जरूर जलेगा। नालंदा जला, लेकिन सोचने की आज़ादी आज भी जिंदा है।